वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशन गाइस। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस सीएचएसएल एंड ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट रिवीजन सेट होगा। ये एसएससी एमटीएस के लिए फ्रेंड देखिए, बात करते हैं कि ये जो एसएससी एमटीएस 2021 है, हमें इसको करेक्ट करना है। ठीक है, टॉप 25 क्वेश्चंस होंगे जो आपको कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस सेशंस लगाओगे उसमें देखने को मिल जाएंगे। देखिए, 2011 से 2018 तक के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का दोबारा संशोधन, मतलब रिवीजन। संशोधन संशोधन क्या इंग्लिश क्या होता है? रिवीजन। देखिए, बात करते हैं ना फ्रेंड, 2011 से 2018 तक एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना, उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। मैं वहीं से लेकर उठाकर हमने रिवीजन सेट का प्रैक्टिस सेशन तैयार किया हुआ है। ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है उनके लिए जो एसएससी एमटीएस सीएचएसएल और ग्रुप डी के एग्जाम्स जो जीके जीएस का देने वाले हैं, वो उसके लिए है। और भी इम्पोर्टेंट होंगे जैसे कि एसएससी, रेलवे, जेपीएससी के लिए भी, आईबी, डीआरडीओ एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो फ्रेंड, टाइम को ना गवाते हुए चलिए क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग बारी बारी से। देखिए, पहला क्वेश्चन हम पूछता है ना, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? आपको ये आंसर बताना है। तो राजकोषीय नीति में जो उद्देश्य शामिल नहीं है उनको आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, आंसर जो हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। ये जो है उद्देश्य शामिल नहीं है राजकोषीय नीति में। फ्रेंड, कुछ उल्लेख है जो हम लोग देख लेते हैं। उल्लेख में क्या दिया हुआ है? पूर्ण रोजगार और कीमत स्थिरता। यहाँ पे पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता तथा संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है ना। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं है। देखिए, पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता, संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण ये शामिल है राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में। ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन ये शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में से निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ठीक है, क्या शामिल नहीं है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, बैंक दर नीति। सेकेंड है खुला बाजार प्रचालन, नैतिक दबाव और नकदी रिजर्व अनुपात। बताना है, तो आपको बताना है दोस्तों कि क्या शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा नैतिक दबाव। थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है, देख लेते हैं हम लोग कि उल्लेख में क्या दिया हुआ है। बात करते हैं सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपायों में बैंक दर नीति, खुला बाजार प्रचलन तथा नकदी रिजर्व, जबकि नैतिक दबाव सेंट्रल बैंक का परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछता है, किस बाजार संचार में बाजार के मांग वक्र, ठीक है, का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है? फ्रेंड, को बताना है किस बाजार संचार में, आपको बताना है फ्रेंड, किस बाजार संचार में बाजार के मांग का वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है? एकाधिकार, अल्पाधिकार, द्विअधिकार और पूर्ण समता। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एकाधिकार है जो प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है। कुछ उल्लेख है, देख लेते हैं हम लोग कि क्या बोलता है। बाजार के एकाधिकार संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है, क्योंकि बाजार की इस संरचना में अनेक क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। समझ रहे हैं? एकाधिकार संरचना बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व जो बोल रहे हैं ना, वो मांग वक्र द्वारा होता है, क्योंकि बाजार की इस संरचना में अनेक सेलर और बायर होते हैं। आप एक बार फिर से क्वेश्चन देखना, आप समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन पूछा गया है फोर्थ क्वेश्चन, मिली जुली खेती
मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? मिली जुली खेती से क्या समझते हो आप? तो ऑप्शन आपके सामने है, नकदी और खाद्य दोनों फसलों को बोना, एक ही खेत में दो अथवा अधिक फसलों को बोना, एक वर्ष छोड़कर दो अथवा अधिक पौधों को बोना, पशुपालन और कृषि करना। क्या लगता है आपको? देखिए, मिली जुली खेती की बात करें तो एक ही खेत में दो अथवा अधिक फसलों को बोना, ये सही ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुछ देख लेते हैं, उल्लेख देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बोना मिली जुली खेती कहलाता है। जैसे गेहूं और सरसों, ये समझ रहे ना, एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ आप बो सकते हैं। ठीक है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछता है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? तो देखिए एनएनपी जो है, देखिए जैसे राष्ट्रीय आय निकालने के लिए कुल कुल राष्ट्रीय उत्पाद है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। ठीक है, एवं डायरेक्ट टैक्स को घटाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय बराबर इक्वल टू बाजार मूल्य पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद का अप्रत्यक्ष कर और प्लस सब्सिडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 6 को देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये तो आपको सबको पता होना चाहिए। श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू हो जाएंगे, क्योंकि देखिए श्रीमती सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, जब इंडिपेंडेंट इंडिया हमारी हुई थी तो ये पहली महिला राज्यपाल बनी थी यूपी की। ठीक है, उस समय। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान, या राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। तो आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। चलिए आगे देखते हैं, उल्लेख देख लेते हैं। प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत दल नेता के आधार पर की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं हमारे पीएम को कैबिनेट मिनिस्ट्री से, तो बहुमत दल नेता के आधार पर की जाती है। तो ये इलेक्टेड होते हैं, है ना, इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 8 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा सांसद से संबंधित नहीं है ना, आपको पार्लियामेंट से संबंधित कौन सा नहीं है इनमें से, है ना, वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है आमुख, स्थगन, फिर भंग करना, फिर बर्खास्त करना। ठीक है, फ्रेंड आमुख होता है, स्थगन भी होता है, भंग करना भी होता है, बर्खास्त करना आई थिंक नहीं है, वो नहीं होता। राइट क्वेश्चन 4 हो जाएगा। कुछ उल्लेख देख लेते हैं, तो बर्खास्त करना संसद से संबंधित नहीं है। ठीक है, जबकि आमुख, स्थगन या भंग करना संसद से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है? परिवार, राजनीतिक दल, रेड क्रॉस, यूएनओ। ठीक है, स्थायी संस्था की बात कर रही है कि स्थायी संस्था इनमें से कौन सी नहीं है। तो फ्रेंड मेरे ख्याल से परिवार होना चाहिए, और कुछ उल्लेख देख लेते हैं। तो परिवार एक स्थायी संस्था है, जबकि अन्य अस्थायी संस्था है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 10th क्वेश्चन की ओर, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? फ्रेंड आपको बताना है ना कि एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक जो था, आई थिंक मोहम्मद बिन तुगलक का ईस्वी 1050 ईस्वी के लगभग था। तो वो बताना है कि यह असफल व्यक्ति क्यों था।
मैं बताता हूँ। पहला ऑप्शन है वह विक्षिप्त था। दूसरा, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया। उसने चीन के साथ युद्ध किया। जी नहीं। देखिए, पहला ये नहीं होगा, ये नहीं है, ये सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखिए, ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ उल्लेख देख लेते हैं। उल्लेख में दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक की असफलता का प्रमुख कारण उसका अव्यवहारिक होना था, जिसके कारण उसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिशाचु आदि उपनामों की संज्ञा दी जाती थी। उसके मरने पर बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, बदायूं ने बोला था ये वर्ड। चलिए आगे देख लेते हैं। बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है, ये आपको बताना है। आसफ खां अकबर, आदम खां अकबर, बैरम खां अकबर और शाइस्ता खां अकबर। तो मेरे ख्याल से बैरम खां और अकबर, क्योंकि देखिए कुछ उल्लेख देख लेते हैं। हुमायूं ने दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद अकबर को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, तुर्क सेनापति बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया था। ठीक है, बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं फ्रेंड। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं बारी बारी से कि किसके बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। पहला, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष और दादा भाई नौरोजी। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। शिशिर कुमार घोष को वो राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए उल्लेख देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक शिशिर कुमार घोष को, है ना, अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वर्ष 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी। एक और यहाँ क्वेश्चन बनता है कि इंडिया लीग की घोष सॉरी इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने की थी। ठीक है, और कब किया हुआ था? 1875 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था? ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन। तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत को ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार बोलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर अनेक रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। जैसे खतरा, खतरा ये जगह था। 1848 जयपुर एवं संबलपुर, 1849 में उदयपुर, 1852 1852 और झांसी को 1853 में, है ना। तो याद करना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। और 14 क्वेश्चन हमसे पूछता है कि निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताइए। तो इधर व्यक्ति दिया हुआ है मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और घटना दिया हुआ है सोमनाथ की लूटपाट, सिंध विजय, बंगाल में विद्रोह और चंगेज खां की चढ़ाई। तो इनमें से आपको एक सही सुमेलित बताना है। ठीक है, तो सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूट, ये तो सही है। बस एक चीज सही हमको पता हो जाना चाहिए, वो सही होता है। मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय शायद उसने नहीं करी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन यानी कि सी केवल वन हो जाएगा। ठीक है, कुछ घटना देख लेते हैं। उल्लेख, सुल्तान मोहम्मद मोहम्मद गजनी जिसको बोलते थे, ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसने अपना सबसे चर्चित आक्रमण 16वां वर्ष 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, सौराष्ट्र पर कब्जा किया था, जिसमें उसने भारी लूटपाट मचाई थी। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पे इसने चढ़ाई करी थी और भारी लूटपाट उसने करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान से भी इन्होंने
युद्ध किया था। पृथ्वीराज चौहान भी एक महान शासक थे इंडिया के, दिल्ली के शासक। वो अ, पराजित तो हो गए सेकेंड बार में, लेकिन वो बहुत ही दमखम रखने वाले योद्धा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 पे देखते हैं, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पे, पृथ्वी का सूर्य पे, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा पर, चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो आई थिंक राइट क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा पर। देखिए कुछ देख लेते हैं। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। सागर जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा कहता है। इससे उत्पन्न तरंगे ज्वारीय तरंगे कहलाती हैं। देखिए, जो सागर जल होता है ना, उसके ऊपर उठने को ज्वार बोलते हैं, ठीक है, और नीचे गिरने को भाटा बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। आपको पूछते हैं क्वेश्चन कि सागर जल जब ऊपर उठता है तो क्या होता है और नीचे गिरता है तो क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? कनारा के मैदान, दक्कन के पठार, कोरोमंडल मैदान, गंगा के मैदान। तो दक्कन के पठार, ये फेमस क्वेश्चंस भी है। चलिए कुछ उल्लेख देख लेते हैं अपन। भारत के दक्कन के पठार में सर्वाधिक असिंचित खेती की जाती है, क्योंकि इनका निर्माण ज्वालामुखीय क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, शहर दिया हुआ है, नदी दिया हुआ है। आपको दोस्तों, अगर अगर एक भी नदी, एक भी शहर आपको पता होगा, आप मिला सकते हो। जैसे देखो, जबलपुर है, ये जबलपुर में कौन सी नदी बहती होगी? तो नर्मदा पे आता है ना? तो ये नर्मदा हो जाएगा। पेरिस, पेरिस सीन होना चाहिए, सीन। लंदन टेम्स और लाहौर रावी। ठीक है, दैट मीन्स ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उल्लेख देख लेते हैं। जबलपुर में नर्मदा बहती है, पेरिस में सीन, लंदन में टेम्स तथा लाहौर में रावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल, रंजोती और नागटीबा, लेसर हिमालय और शिवालिक, और धौलाधर और पीर पंजाल। तो लद्दाख और पीर पंजाल ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ उल्लेख देख लेते हैं। कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है, ये तो सिंपल था। चलिए सोपान कृषि के बारे में बताना है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो पहाड़ों के ढलान पे, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर, पहाड़ों की चोटी पर। बताइए। तो फ्रेंड ये हो जाएगा पहाड़ों के ढलान पे। सोपान कृषि का मतलब ही होता है कि ढालू नुमा जमीन पे कृषि करना। जैसे आपने देखा होगा नेपाल वगैरह या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपने देखा होगा कि ज्यादातर अधिक लोग, वहाँ के लोग ढालू नुमा खेत बनाकर सिंचाई करते हैं। तो आप समझ रहे होंगे। देखिए, सोपान कृषि का प्रचलन पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां पहाड़ों के ढलानों पर छोटे छोटे खेत बनाकर उन पर खेती की जाती है। चलिए आगे देखते हैं और ऑप्शन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और पूछता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट का रंग बदलता है? ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है, पर आपको बताना है। हीमोग्लोबिन, वर्णकी लवण, क्लोरोफिल और वतरंध्र। तो देखिए, वर्णकी लवक जो है, उसके कारण से गिरगिट रंग बदलता है। फ्रेंड देख लेते हैं कुछ उल्लेख क्या लिखा हुआ है। त्वचा में वर्णकी लावक की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग अपने आसपास के वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, और आगे हम लोग क्वेश्चन का, आइए क्वेश्चन देखते हैं। 21, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? हाइपरथायराइडिज्म, घेंघा, मिजेट, मधुमेह। तो ये सिंपल है, घेंघा होता है फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा, जिसे ग्वाइट्री बोलते हैं, रोग कहा जाता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए 22 देखते हैं।
प्रचुर मात्रा में खाद्य आपूर्ति के 2 ज्ञात स्रोतों निम्नलिखित में से कौन से हैं? फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर करें जो हमारे चैनल पे नए हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है कि प्रचुर मात्रा में खाद्य आपूर्ति के, है ना, खाद्य आपूर्ति के 2 ज्ञात स्रोतों निम्नलिखित में से कौन से हैं? मांस और अंडे, कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव, सोयाबीन और मूंगफली, दूध और पत्तेदार सब्जियां। तो सोयाबीन और मूंगफली हो जाएंगे। इन्हीं में खाद्य आपूर्ति के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मिले पाए जाते हैं। ठीक है। 23 देखिए उल्लेख देख लेते हैं। प्रोटीन अत्यंत जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग इन्हीं से निर्मित होता है। ठीक है। 15% जो है मानव शरीर का इन्हीं से मतलब निर्मित होना होता है। सोयाबीन और मूंगफली में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चलिए 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो ये स्टार्च में होती है। ठीक है। कुछ उल्लेख देख लेते हैं। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। लार श्वेत तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य में लगभग 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलता है। आपको याद रखना है फ्रेंड कि जो हमारे मुंह से लार जो निकलता है ना वो प्रतिदिन 1.5 लीटर निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं 24 को। 24 ये देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति, है ना, कौन सी स्थिति ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करता है? ट्यूब बेबी को, तो जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। तो ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जब भ्रूण का निषेचन बाह्य तथा उसका विकास आंतरिक होता है तो यह परिघटना टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना कहलाती है। ठीक है। 25 देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, हृदय में रक्त की आपूर्ति कमी से दिल का दौरा होता है। ठीक है। चलिए हाँ, तो हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होने पर दिल का दौरा पड़ता है। मानसिक तनाव तथा अत्यधिक मोटापा इसका मुख्य कारण है। अत्यधिक मोटापा भी फ्रेंड अच्छा नहीं है। ठीक है। चलिए तो आज का जो सेशन था बहुत ही धमाकेदार। देखिए 1000 सीरीज जो है ये कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए आज का तो कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। और देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। आप शुरू से अंत तक देखिएगा इस सेशन को, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। और ऐसा नहीं होगा कि आप ग्रुप डी CHSL MTS में बैठो और एक भी क्वेश्चन न लड़े, मतलब कि न आए, तो आप मुझे बोलना कमेंट में। ठीक है। और आ जाए तब भी यार फ्रेंड कमेंट में बोलना जरूर कि हाँ आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। तो आप जरूर कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहिए और प्लेलिस्ट में दिया हुआ है हमारे वीडियोस को, वहां पे भी देख सकते हैं और लिंक में भी कुछ डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दिया हुआ है, तो आप वहां से भी वीडियोस हमारे देख सकते हैं। झारखंड JPSC की भी तैयारी हम इस चैनल के माध्यम से करवाते हैं। तो इस चैनल पे अगर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।